गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 8। 7 यूनिट तक हमने डिफरेंट जो मैनेजमेंट के फंक्शंस थे वो 4 फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। प्लानिंग हमने पूरा पढ़ लिया कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें थी, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हमने स्टाफिंग देखा था, देन डायरेक्टिंग हमने पढ़ लिया। अब सोचिए कंपनी में जो है सारे काम हो चुके हैं, हमने प्लानिंग भी कर ली, सबको अथॉरिटीज डिवाइड कर दी, नया स्टाफ अपॉइंट कर लिया, उनको डायरेक्शंस भी दे दी, मोटिवेट करके उनसे खूब काम करवा लिया डायरेक्टिंग के थ्रू। डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा था कि यहाँ से एक्शन स्टार्ट होता है कंपनी में, यहाँ से हम रियल में कंपनी में वर्क स्टार्ट करना शुरू करते हैं कि कंपनी में एक्शन में वर्क आता है। उससे पहले केवल 3 फंक्शंस में क्या चल रही होती है, प्लानिंग होती है। डायरेक्टिंग फंक्शन ऐसा था जिसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सारी अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको वर्क हमारा मीन्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें डायरेक्टिंग फंक्शन में बिकॉज ऑफ हम उसमें देखते रहते हैं कि एम्प्लॉयज ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको जहाँ पे गाइड की जरूरत होती है उनको गाइड कर देते हैं, मोटिवेशन की जरूरत है उनको मोटिवेट कर देते हैं। तो मीन्स देखते रहते हैं कि वर्क हमारा टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपरवाइज भी उनको करते रहते हैं, एक नजर हम उन पर रखते हैं एम्प्लॉयज पर। ये था हमारा डायरेक्टिंग का फंक्शन। अब जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वर्क कंप्लीट होने के बाद का स्टेप है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, तो यहाँ से आपका एक फीचर आपको समझ में आएगा। मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। इट रेफर्स टू बिगिनिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। मीन्स जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसको किसके पास लेकर आना, डिजायर रिजल्ट के पास लेकर आना। अब 2 चीजें यहाँ पे दी गई हैं, एक तो एक्चुअल रिजल्ट के बारे में बात की है और दूसरे डिजायर रिजल्ट के बारे में बात की है। तो सबसे पहली बात आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है और डिजायर रिजल्ट क्या है। सेकंड वन, तो एक्चुअल कौन सा, जो आपका रियल में प्रोडक्शन होकर के आया है। मीन्स आफ्टर डायरेक्टिंग जो आपने सुपरविजन किया, सुपरविजन में जितना भी हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर नजर रख रहे थे कि वो कितना काम उन्होंने किया है कितना नहीं किया। जो टारगेट है उसको छोड़ दीजिए, अब हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्चुअल वर्क कितना कंप्लीट हुआ है। तो रियल कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, रियल प्रोडक्शन यूनिट, जितना भी हमारा रियल में प्रोडक्शन हुआ है वो सब किस में आएगा, एक्चुअल रिजल्ट में आएगा। राइट, कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आया है वो ये आया है आफ्टर ऑल द प्लानिंग एंड द रिसोर्सेज यूज करने के बाद, सभी तरीके का मोटिवेशन यूज करने के बाद हमारे जो एम्प्लॉयज है वो 1 मंथ में इतने यूनिट प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट लाइक हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो 950 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। जो वर्कर्स हैं हमारे वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाए, 950 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए इन 1 मंथ, 1 मंथ में। आप क्या कह रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट को हमें पास लेकर जाना है, किसके, डिजायर रिजल्ट के। डिजायर रिजल्ट मीन्स अगर हम इसके हिंदी सेंस पे जाएं, जो हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे, जो हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया था इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग में हमने क्या किया था, अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे कि हम अपना पर डे का ये स्टैंडर्ड चाहते हैं, पर डे में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, वीकली इतना होना चाहिए, मंथली इतना होना चाहिए। तो हमने मंथ का प्रोडक्शन कुछ तो डिसाइड किया होगा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड था, जो हमारा डिजायर रिजल्ट था, यहाँ पर लिख लेते हैं इन्हीं की लैंग्वेज में, डिजायर रिजल्ट। डिजायर रिजल्ट कौन सा था, जो हमने सेट किया था, स्टैंडर्ड बनाया था जो हमने प्लानिंग के टाइम पर। सपोज कीजिए हमने स्टैंडर्ड बनाया था 1000 यूनिट्स का, कि वर्कर्स को 1 मंथ में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। जबकि एक्चुअल में जब डायरेक्टिंग के बाद हमारा वर्क कंप्लीट हो गया तो वर्कर्स कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाए, 950 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए, ओनली 50 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुई। उसका रीजन जो भी हो वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या करती है, वो एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर रिजल्ट के क्लोज लेकर जाती है। उससे हम पता कर पाते हैं कि जो हमारा एक्चुअल में रिजल्ट आया वो डिजायर के अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है। नहीं आया तो क्यों नहीं आया और उसकी क्या रीजन रहे, वो रीजंस भी इसमें फाइंड आउट किए जाते हैं। आफ्टर दैट उसमें सही एक्शंस भी यहीं पर ले लिए जाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो चीजें हम सारी प्रोसेस में देखेंगे आगे, प्रोसेस में क्या क्या स्टेप दिए गए हैं। तो सिंपली आप मीनिंग में केवल इतना समझने की कोशिश कीजिए कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड होता है। पहली बात तो रिजल्ट से रिलेटेड होता है। रिजल्ट भी कौन सा, जो हम चाहते थे डिजायर रिजल्ट, और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया है, उन दोनों को माइनस करके हम उसमें ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं द कंट्रोलिंग प्रोसेस कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाया है
या फिर नहीं हो पाया, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या रीजन रहा, किस रीजन की वजह से हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे प्रोसेस में बहुत अच्छे से देखते हैं। अब होता क्या है, इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, उस फीचर्स को पढ़ने से आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएंगी। कंट्रोलिंग के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे बाय द फीचर्स। तो फर्स्ट वन फीचर देखते हैं, फंडामेंटल फंक्शन। क्या कहा गया है? फंडामेंटल फंक्शन मीन्स कंट्रोलिंग जो है वो फंडामेंटल फंक्शन है। फंडामेंटल मीन्स होता है बेस। वो क्या है? बेस है, आधार देता है वो बाकी सारी फंक्शंस को। जितने भी हमारे अदर फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस को बेस कौन देता है, आधार कौन देता है? कंट्रोलिंग का फंक्शन देता है। जब हमने प्लानिंग में पढ़ा था, कभी कभी क्या होता है बेटा, हमको ना कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के टाइम पर पेपर में कि इसमें प्लानिंग आएगा या फिर कंट्रोलिंग आएगा। हम लोग क्या सोचते हैं, फंडामेंटल का मतलब फर्स्ट होता है, तो फंडामेंटल मीन्स कि जो पहला फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। नहीं, फंडामेंटल मीन्स जो बेस है, जो मेन बेस है आपके सारे फंक्शंस का, वो क्या है? कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम प्लानिंग भी करते हैं। तो इसमें आगे एक और स्टेप दिया गया है, बट प्लानिंग में जो हमारा फर्स्ट फीचर था वो था प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट फंक्शन है वो, दैट वाज नॉट द फंडामेंटल फंक्शन। वो फंडामेंटल फंक्शन नहीं था। प्लानिंग कैसा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। बट बेस जो है वो कौन है? कंट्रोलिंग है। इसको डिटेल में क्यों है वो बेस आगे हम पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे अपनी कंपनी में, तो कंट्रोलिंग इस साल जैसे सपोज करो हमने 2019-20 के सेशन में कंट्रोलिंग नहीं की, तो नेक्स्ट ईयर की हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग किससे बेस होती है? कंट्रोलिंग पर बेस्ड होती है लास्ट ईयर के। आगे देखते हैं प्रोग्रेसिव फंक्शन। जो कंट्रोलिंग है वो कैसा फंक्शन है? प्रोग्रेसिव फंक्शन है। प्रोग्रेसिव का मीन्स आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मीन्स यूनिवर्सल लेवल पर इसको अप्लाई किया जाता है, सब जगह पर एप्लीकेबल है कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं है कि केवल हम इसे टॉप लेवल पे यूज करेंगे, मिडिल और लोअर लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है, या फिर इसको केवल लोअर लेवल पे यूज किया जाता है, मिडिल और टॉप पे इसकी नीड नहीं होगी। सभी लेवल्स पर हमें जो है कंट्रोलिंग फंक्शन की नीड होती है। इट इज ऑल प्रोग्रेसिव फंक्शन। तीनों लेवल्स पर सभी मैनेजर इसको यूज करते हैं, so that's why it's called a progressive function. नेक्स्ट क्या है? कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है? कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है जो कि रेगुलर चलती रहती है कंपनी में। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने 1 मंथ कंट्रोलिंग की, नेक्स्ट मंथ हमको कंट्रोलिंग की नीड नहीं है, या हमने 1 वीक कंट्रोलिंग कर ली, अब एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, हमको कंट्रोलिंग की नीड नहीं है। अब एम्प्लॉयज सीख गए। कितने भी एक्सपीरियंस पर्सन क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड और हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज हम अपने यहाँ पर अपॉइंट क्यों ना कर ले, फिर भी उनके ऊपर एक बॉस चाहिए होता है। उस बॉस को अपने सबॉर्डिनेट्स पर हमेशा नजर रखनी चाहिए कि वो पर्सन कैसा काम कर रहे हैं और इनका वर्क कितनी प्रोग्रेस में चल रहा है। चल भाई, भले ही हम क्यों ना लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल यूज कर रहे हैं। लेजिस्फेयर आपको पता है, आपने पढ़ चुके हैं हम लोग डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में। हमने क्यों ना उन्हें सारी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं, सारे रिसोर्सेज अरेंज करके दे दिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो आपका सुपीरियर है वो आप पे साइलेंटली आपको वॉच करता रहता है, देखता रहता है, और वो अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। तो दैट्स व्हाई वही तो कंट्रोलिंग है कि हम उनको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, हम उनको देखते जा रहे हैं कि उनका काम जो है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाद में ऐसा ना हो कि जब सारा काम हो गया, सारा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद पता चला अरे ये एक्टिविटी तो, ये प्लानिंग और ये पॉलिसी तो बिल्कुल गलत थी, इससे तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया। तो उस नुकसान से बचने के लिए ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, जब वर्क चल रहा है उसी टाइम पे हमें कंट्रोलिंग भी करते रहना चाहिए, साथ साथ कंट्रोलिंग साथ साथ चलते रहनी चाहिए। इसके बारे में आगे प्रोसेस में डिटेल में है। यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी कंट्रोलिंग। नेक्स्ट दिया है कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड। कंट्रोलिंग दोनों में ही नीड होती है हमें, जब हम मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे भी कंट्रोलिंग हम यूज करते हैं, और सेकंड लास्ट नंबर पे भी कंट्रोलिंग आता है। वो कैसे? इसको मैं बेटा यहाँ से रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए एक्चुअली। एंड द एंड यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शंस लिखते हैं पहले सारे। मैनेजमेंट के जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।
जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस देखते हैं तो होता क्या है कि कंट्रोलिंग उसमें सबसे लास्ट में है यहाँ पर, बट आप प्लानिंग कैसे करेंगे? जब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते वक्त सपोज करो मैं ये सोचूं कि मुझे नेक्स्ट ईयर जो हमारा 21-22 वाला सेशन आने वाला है उस सेशन की मुझे एग्जाम की क्या करनी है, कुछ प्लानिंग एंड पॉलिसीज मुझे बनानी है। तो वो पॉलिसीज वो प्लान में कैसे बनाऊंगी जब मेरे पास इस साल की कंट्रोलिंग होगी। मीन्स लास्ट ईयर जो है जो हमने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा समराइज करके हमने ये स्टूडेंट से कहा कि आप अपने स्क्रीनशॉट बीच में लेते रहे, जिससे कि अगर सबमिट ना हो पाए तो आप अपने टीचर को कर ले। तो वो हमने कहाँ से सीखा, जब हमने लास्ट एग्जाम की अपनी कंट्रोलिंग की थी। जैसे सपोज करो हमारी UT2 हुई, UT2 में हमने कंट्रोलिंग की, आपने बहुत एनालिसिस किया हमने कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों रही, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब हमने उसकी कंट्रोलिंग की, बच्चे एब्सेंट रहे, स्टूडेंट्स हमारे एब्सेंट क्यों रहे, उसका क्या रीजन हो सकता था, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, हमने बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद एक सॉल्यूशन हमने निकाला और उस सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली के एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मीन्स UT2 में जो प्रॉब्लम्स आई उनको सॉल्व करके हमने क्या किया, हाफ ईयरली के एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम के प्लानिंग में। तो डेट्स वाई अगर हम किसी भी चीज की प्लानिंग करना चाहते हैं, किसी भी ईयर की, किसी मंथ, किसी वीक, किसी पर्टिकुलर चीज की एक्टिविटी की, तो हमारे पास उससे रिलेटेड उसकी पुरानी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कंट्रोलिंग का डाटा होना चाहिए समराइज वे में, जिसके थ्रू आप न्यू ईयर की प्लानिंग कर पाए। सपोज कीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक नई कंपनी शुरू करनी है, आप बिल्कुल फ्रेशर पर्सन है, क्या आपको कंपनी स्टार्ट करने का कोई आइडिया है? नहीं है कोई आइडिया। फिर आप क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनसे कुछ राय लेंगे कि आप किस तरीके से बजट होता है, कैसे शेयर और डिवेंचर का प्रोसेस होता है, कहाँ से कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, किस तरीके से हम जो है अपनी कंपनी में कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं कंपनी फॉर्मेशन की। वो सारी चीजें हम जगह 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 बहुत सारे लोगों से हम उसको अपनी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे और हम लोगों से पूछताछ करेंगे। तो हमारे पास अपनी कंट्रोलिंग नहीं है, हमारे पास अपना कोई खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों ने जो ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, जो कंट्रोलिंग की है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में कैच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग क्या है, वो एक फंडामेंटल फंक्शन है। कंट्रोलिंग एक फंडामेंटल फंक्शन है। कंट्रोलिंग नहीं होगा तो हम किसी भी साल की प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलिंग इज अ बेस फॉर ऑल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस। इसलिए बोला गया है कंट्रोलिंग बिगनिंग में भी आता है और एंड में भी आता है। जो एंड वाली कंट्रोलिंग है वो नेक्स्ट ईयर की क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक, फिर जो बेस है वो क्या थी, प्रीवियस ईयर की कंट्रोलिंग थी। सो दैट्स वाई ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है इसी तरीके से। इसलिए यहाँ पर बोला गया है फीचर में कंट्रोलिंग इज बॉस। कंट्रोलिंग दोनों में होती है, बिगनिंग में भी होती है और एंड में होती है इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। लास्ट पॉइंट है बेटा फीचर का, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होती है, ऑब्वियसली रिजल्ट से रिलेटेड होती है, क्योंकि हम यहाँ पर सारी बातें जो कर रहे हैं वो एक्चुअल और डिजायर रिजल्ट से रिलेटेड ही तो बात कर रहे हैं कि हमारा कैसा रिजल्ट आया, हमने कितना प्रोडक्शन किया, इतना कम क्यों रह गया, क्या रीजन थे, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, वो सब चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। इट मीन्स दैट कंट्रोलिंग हमें मीनिंग से क्लियर हो जाता है, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, रिजल्ट से रिलेटेड है। तो ये इसका अपने आप में फीचर भी है एक। वैसे तो फीचर का ये पॉइंट कोई स्पेशल नहीं है, मीनिंग से ही हमें क्लियर हो जाता है। यहाँ पर क्या है, फीचर कंप्लीट होते हैं हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस के, कुछ इंपॉर्टेंस भी देखते हैं हम आगे। चलिए इंपॉर्टेंस देखते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस का हमारे पास, अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मीन्स जब हम अपनी कंट्रोलिंग के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंट्रोलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की वजह से, जैसे कंपनी में हम रेगुलर अपने इस पर्टिकुलर स्टेप को रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, कंपनी का जो मेन गोल, वो बहुत इजीली अचीव हो जाता है। बिकॉज ऑफ सभी एम्प्लॉयज के मन में ये डर बना रहता है, हम जो काम करेंगे वो काम हमारा चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, जो हमारे सुपीरियर है हमारे वर्क को क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। रेगुलर उनको इस बात का पता रहेगा तो वो अपने काम को क्या रखेंगे, अप टू डेट रहेंगे। हम क्या करते हैं, पर डे की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, पर वीक की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो टारगेट्स हैं
ऐसा नहीं हो पाता कि हमारे टारगेट में बहुत ज्यादा कमी रह गई है और हमारे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए। जितना पॉसिबल हो सकता है हम अपने टारगेट को पर डे ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि आज कुछ एम्प्लॉयज हमारे जो है अब्सेंट रह गए और आज का हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम क्या करते हैं, जो बाकी अदर एम्प्लॉयज हैं उनको ओवर टाइम करा देते हैं कि ओवर टाइम का आपको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा, बट यू हैव टू डू ओवर टाइम टुडे बिकॉज ऑफ आज का जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। हमारा टोटल टारगेट हो सकता है इंडिविजुअल पर्सन का टारगेट कंप्लीट हो गया हो, बट जो ऑल ओवर टारगेट था पर डे प्रोडक्शन का वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम क्या करते हैं, उसको वहीं पर ही पर डे में ही उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो प्रॉब्लम रही, जो कमी रही, उसको वहीं रेक्टिफाई करते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि आज ही ओवर टाइम करके एम्प्लॉयज इस वर्क को कंप्लीट कर दें, जिससे कि अगर रोज के अगर 4 यूनिट 10 यूनिट 15 यूनिट अगर कम रह रही है तो मंथ के लास्ट में जाके ऐसा ना हो कि हमारी 150 यूनिट कम रह गई। राइट, कंट्रोलिंग करने से सबसे पहला जो हमें बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हमारे टाइम पे अचीव हो पाता है, जैसा कि हमने डिजायर ऑब्जेक्टिव में बनाया होगा। प्लानिंग के टाइम पे जैसा हमने सोचा होगा, बिल्कुल वैसे ही एट द टाइम ऑफ उसी टाइम ड्यूरेशन में हम उसको अचीव कर लेते हैं थ्रू द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना तो दूर, हम ये भी मेजर नहीं कर पाएंगे कि कौन पर्टिकुलर पर्सन कितना प्रोडक्शन कर रहा है। ये मेजर करना भी कि सबकी यूनिट नोट करना कि आज इसने इतनी यूनिट प्रोड्यूस की, आज इसने इतनी यूनिट प्रोड्यूस की, किस डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ, ये भी कंट्रोलिंग के वर्क में भी आता है। ये सब भी किस में आता है, कंट्रोलिंग में ही आता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली अचीव हो जाता है थ्रू द कंट्रोलिंग, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। होता क्या है कि हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड क्या बनाया हमने, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का। 1000 यूनिट्स हमें 1 मंथ में प्रोड्यूस करनी है। ये हमारा क्या बन गया, स्टैंडर्ड। एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्लानिंग, जब हम प्लान कर रहे थे तो प्लानिंग के टाइम पर हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का क्या बनाया, टारगेट बनाया पर मंथ का। अब हुआ क्या, ये जो टारगेट हमारा बना था वो हमने अप्रैल टू मार्च वाले सेशन के लिए बनाया था, जो हमारा सेशन चल रहा है 20-21 का। सही, मार्च निकल गया, अप्रैल मई जून 2-3 महीने निकल गए और 2-3 महीने से इस टारगेट को जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स बहुत कोशिश करने के बाद भी हम ओवर टाइम भी करा देते हैं वर्कर से, लेकिन वर्कर्स इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। पर मंथ का छोड़िए, हम पर डे का टारगेट ले लेते हैं। पर डे का टारगेट हमने अपना वर्कर्स का रख दिया कि आपको एक दिन में 25 यूनिट्स बनानी है। एक दिन में एक वर्कर को कितनी यूनिट्स बनानी है, 25 यूनिट्स बनानी है। ये हमने स्टैंडर्ड प्लानिंग में सेट किया था। जब वर्क कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टिंग हम लोग करा रहे हैं, खूब मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, अच्छी लीडरशिप हमने बाहर से ट्रेंड और हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज बुलवाए हैं, उसके बाद भी कोई एम्प्लॉय असर नहीं होता। इवन ओवर टाइम भी करते हैं, हमने लंच टाइम भी कम कर दिया, उसके बाद भी जो एम्प्लॉयज हैं वो 25 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 यूनिट, 2-3 यूनिट्स ऐसे हैं, 1% 2% वर्कर्स हमारी कंपनी में जो इस टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, बाकी कोई भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा। इन दैट केस क्या हमारा स्टैंडर्ड सही बना है? नहीं। अगर सपोज कीजिए हम 100 में से पासिंग मार्क्स रख दें 70, 100 में से जो पासिंग मार्क्स हैं हम रख दें 70, क्या सब बच्चे पास कर पाएंगे इसको? नहीं कर पाएंगे पास। सब बच्चे इस स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ रहेगी कि हमारा जो स्टैंडर्ड बना है वो स्टैंडर्ड ही गलत बना है। केवल और केवल सभी क्लासेस में 20% स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जो क्या कर पाएंगे, इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे 70 मार्क्स वाले को। 20% एम्प्लॉयज ही तो स्टूडेंट्स ही तो 70% मार्क्स ला पाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं ला पाएंगे। क्या बाकी सब स्टूडेंट्स बेकार हैं, बाकी सब एम्प्लॉयज यूजलेस हैं, किसी काम के नहीं है वो? ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट कि आपकी जो स्टैंडर्ड था वो गलत बना था। तो कंट्रोलिंग जो है वो आपके स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी भी चेक करता है, जज करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कितना एक्यूरेट बना था। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? मीन्स कंट्रोलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कितना एक्यूरेट बना था और कितना सही बना था। ऐसा तो नहीं है कि स्टैंडर्ड ही हमने गलत बना दिया हो। राइट, नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे दिया है
मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारी नजर उन पर बनी रहती है, तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज कम वेस्ट होते हैं और एम्प्लॉयज को भी, वर्कर्स को भी ऐसा लगता है, सबऑर्डिनेट्स को, कि जो हमारे बॉस हैं वो हमें रेगुलर देख रहे हैं, हमें वेस्टेज नहीं करनी है, अगर हमने वेस्टेज की तो हम पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो इन दैट केस रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती और कम से कम कॉस्ट में अच्छा काम हो पाता है, बिकॉज ऑफ हम रेगुलर कंट्रोलिंग करते रहते हैं। तो ये इस वाले पॉइंट को तो आप समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। कंट्रोलिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय को ऐसा लगता है, वर्कर्स को ऐसा लगता है कि उनका जो वर्क है वो मेजर किया जाएगा, सही, उनको देखा जा रहा है, उनको वॉच किया जा रहा है कौन कितना काम कर रहा है, तो सब लोग बिल्कुल फेयर, वहां पे क्या हो रहा है, फेयर जजमेंट किया जा रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन अगर हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे तो सोचिए वहां पे कितना ज्यादा गलत होगा। जो वर्कर्स पूरे दिन मेहनत करके 25 यूनिट बना के जा रहा है वर्कर्स कंपनी में से, वो तो सच बोल के जा रहा है कि सर मैंने आज 25 यूनिट बनाई। आप अपने गेट पे बैठे हैं और पूछ रहे हैं वर्कर से आज कितनी यूनिट बनाई? 25 बनाई। जिसने 15 बनाई थी वो कह के जा रहा है सर मैंने 28 बनाई। जिसने 13 बनाई वो कह के जा रहा है सर मैंने जो 18 यूनिट बनाई है। जो सच बोलने वाले एम्प्लॉयज हैं, जो फेयर, वहां पे ऑनेस्ट एम्प्लॉयज थे, जो हार्ड वर्क कर रहे थे, उनकी क्या गलती थी? इससे क्या होता है कि कंट्रोलिंग के थ्रू जब हम सबको रेगुलर वॉच करते रहते हैं, सबका फेयर रिजल्ट सुपीरियर के पास जाता है, उस सुपीरियर को पता चलता है कि मेरे कौन से एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग है और कौन से इनएफिशिएंट है। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज के बीच में हम डिफरेंस कर पाते हैं बाय द कंट्रोलिंग प्रोसेस। सो डेट्स वाई यहाँ से क्या होता है, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन भी बूस्ट अप होता है कि हमारा वर्क चेक किया जाएगा, हम ज्यादा अच्छे से काम करें, और जो अच्छे से काम करेगा फिर उसको आगे मोटिवेशन भी मिलेगा, राइट। तो उनका मोटिवेशन बूस्ट अप होता है बिकॉज ऑफ उनका वर्क चेक किया जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब हम उनको रेगुलर चेक करते रहेंगे तो रेगुलर चेक में तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते एम्प्लॉयज। दूसरी बात, वो लोग सीक्वेंस में सभी पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट जहाँ से यूज करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट जहाँ से जो लेता है उसको वहीं पर रखता है उसकी पर्टिकुलर प्लेस पे। दूसरी बात, कंपनी में डिसिप्लिन बना रहता है, ऑर्डर में काम होता है, सीक्वेंस पे सारी चीजें, डिसिप्लिन में काम होता है और रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती। कंट्रोलिंग के 3 मेन बेनिफिट आप एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को आप मिक्स भी कर सकते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट लास्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको, जब हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा था 1.4, तब मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलिंग करने से हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बन पाता है। कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के माइंड में ये बात रहेगी कि हमारा वर्क चेक किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि वर्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। अगर उनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उनसे जवाब मांगा जाएगा, दे विल बी द अकाउंटेबल फॉर देयर सुपीरियर। अब सपोज कीजिए, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि फाइनेंस मैनेजर से पूछा गया इस बार हमारा प्रॉफिट इतना कम क्यों रहा। फाइनेंस मैनेजर ने कह दिया कि सेल्स मैनेजर की वजह से रहा, सेल्स नहीं हो पाई हमारी अच्छी। सेल्स मैनेजर ने कह दिया कि हमारा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का नहीं था। प्रोडक्शन मैनेजर ने कह दिया कि परचेज से जो है हमारा जो रॉ मटेरियल आया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। परचेज मैनेजर ने कह दिया मुझे फाइनेंस कम मिला था। तो सब मैनेजर्स ने क्या कर दिया, वो एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने टाल दिया, जबकि वो चीज गलत थी। अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उनसे पता है कि उनको कंट्रोलिंग होगी उनकी, तो वो क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और एक दूसरे के ऊपर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको नहीं टालेंगे। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं और इस बात के बारे में एम्प्लॉयज को पता है। एम्प्लॉयज को पहले ही बता दिया जाए कि आप पर नजर रखी जा रही है, आपका वर्क चेक किया जाएगा। इन दैट केस वो बहुत अच्छी कंडीशन में वर्क करेंगे और कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे आपस में। ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। इंपॉर्टेंस मीन्स कंट्रोलिंग अगर हम अच्छे से उससे फुलफिल करते हैं तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बन पाता है कंपनी में। ये पॉइंट्स हैं बेटा। कल हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।